बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षा। भाग 1। शुरुआत का भ्रम। मुगल दरबार हमेशा ही चहल-पहल से भरा रहता था। अकबर महान राजा थे, पर उन्हें एक चीज हमेशा परेशान करती थी, क्या उनके दरबार के लोग वाकई ईमानदार और बुद्धिमान हैं? और क्या बीरबल हर बार सही साबित हो सकता है? एक दिन अकबर ने निश्चय किया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा लेंगे। उन्होंने सोचा, अब की बार ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी उलझ जाए। अगली सुबह जब दरबार सजा, अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास कुछ ऐसा लाओ जो न दिखाई देता है, न सूंघा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन सब महसूस करते हैं। पूरा दरबार सन्न। सबको लगा अब की बार बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, कल सुबह आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। भाग 2। उत्तर की खोज। बीरबल सोच में पड़ गया। वह रात भर जागता रहा, कभी किताबें पलटता, कभी आकाश की ओर देखता, कभी आंखें मूंदकर मनन करता। अंत में उसने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई, उसे उत्तर मिल गया था। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ लाए नहीं? बीरबल बोला, हुजूर, मैं वह चीज आपके सामने पेश करता हूं जो न दिखाई देती है, न सूंघी जा सकती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर प्राणी उसे महसूस करता है, वो है हवा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कराए, लेकिन उनके मन में अब और बड़ी चुनौती आई। भाग 3। 3 चालाक चोर। उसी दिन 3 चालाक चोर राजधानी में पकड़े गए। कहा जाता था कि उन्होंने एक सेठ के यहां से हजारों अशर्फियां चुराईं, लेकिन तलाशी लेने पर उनके पास कुछ न मिला। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो इन चोरों से सच उगलवाओ। बीरबल ने तीनों को एक-एक करके अलग कमरे में रखा और 3 कटोरे दूध के मंगवाए। हर कटोरे में बीरबल ने एक चुटकी नमक मिलाया और चोरों को कहा, इसे पी लो, यह सच्चाई का दूध है। जो झूठ बोलेगा, उसके शरीर में आग लगेगी। तीनों चोर डर गए। पहले ने दूध पिया और कांपने लगा। दूसरे ने पीते ही उल्टी कर दी। तीसरे ने मुंह लगाया ही नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये तीसरा सबसे बड़ा चोर है। बाकी 2 उसके साथी है। अकबर चौंके, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जो सबसे डरता है, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। तीसरा झूठ बोलने से इतना डर गया कि दूध पिया ही नहीं। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम हर बार मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलते हो। भाग 4। बीरबल की गायब दौलत। एक दिन बीरबल किसी गांव से लौटते समय लुट गया। सारे सैनिक पीछे रह गए और बीरबल अकेला था। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारी सुरक्षा कैसे टूटी? बीरबल बोला, हुजूर, मैं जानबूझकर अकेला गया। मुझे शक था कि लुटेरे दरबार के ही है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में घोषणा करवा दी कि उस पर हमला करने वाले का एक बेशकीमती हीरा छूट गया है। जो दरबार में आएगा और सही पहचान बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। 3 दरबारी उसी रात चोरी छुपे मिलने आए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा दिया और अकबर से बोला, हुजूर, ये रहे असली लुटेरे, आपके ही विश्वासपात्र। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल को गले लगा लिया। भाग 5। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अब अकबर को लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी सीमा में नहीं आती। पर उन्होंने एक आखिरी चाल सोची। एक रात अकबर ने बीरबल को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन में ऐसी जगह से लौटकर आओ जहां कोई इंसान नहीं गया हो, और वहां से कोई ऐसी चीज लाओ जो इस दुनिया में नहीं मिलती। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। 7 दिन बीत गए और सभी को लगा बीरबल लौटेगा नहीं। लेकिन 8वें दिन बीरबल लौटा, सिर झुकाए, हाथ में एक मिट्टी का दीपक और एक सफेद कपड़ा। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोला, मैं स्वर्ग की ओर गया,
वहां से शांति लेकर आया हूं, जो मैंने इस दीपक के प्रकाश और इस कपड़े की सफेदी में बंद कर दी है। जो भी इसे देखेगा उसे अंदर से शांति का अनुभव होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे, बीरबल के पास आए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। तुम हमेशा मेरे सबसे प्रिय सलाहकार रहोगे। बीरबल और रहस्यमय मूक गवाह। भाग 1 चुप रहने वाली गवाही। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक धनवान व्यापारी दरबार में चीखता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे पड़ोसी सेठ हरनाम ने की है। सेठ हरनाम को बुलाया गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने सख्ती से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। अकबर बोले, बीरबल, अब यह केस तुम्हारे हवाले है। इस बार फैसला तुम्हें करना है। लेकिन याद रखना, अगर एक निर्दोष को सजा हुई तो जनता का विश्वास हिल जाएगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक रात का समय दें। कल तक सच सामने होगा। भाग 2 मूक गवाह की योजना। रात को बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने दोनों व्यापारियों को एक पुरानी हवेली में बुलाया और बोला, यहां इस कमरे में एक मूक गवाह है। ये बोल नहीं सकता, पर जो भी चोरी करता है उसकी पहचान कर सकता है। दोनों व्यापारी डर गए। बीरबल ने कमरे में उन्हें अलग अलग रखा और उन्हें कहा, आप दोनों को अकेले इस कमरे में 5 मिनट बिताना है। जो निर्दोष होगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो दोषी होगा उसे यह मूक गवाह पहचान लेगा। बीरबल ने कुछ खास नहीं किया, बस कमरे में एक काली स्याही से लिपटी मूर्ति रखी थी। दोनों व्यापारी अंदर गए और फिर बाहर आए। बीरबल ने कहा, अब मैं उस गवाह से नहीं, तुम्हारी अंगुलियों से पूछूंगा। वह हरनाम की अंगुलियां देखने लगा। वे काली थीं, क्योंकि उसने डर के मारे मूर्ति को छुआ था। बीरबल हंसा, चोर हमेशा अपने डर से खुद को फंसाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक मूक मूर्ति भी तुम्हारे लिए गवाही दे गई। भाग 3 खोया हुआ ताज। अकबर के ताज का एक कीमती मोती अचानक महल से गायब हो गया। महल के सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने आदेश दिया, इस बार जो भी चोर होगा उसकी सजा मौत होगी। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा है। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया, रसोई के बावर्ची से लेकर रक्षकों तक। उसने सबको एक एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, हर कोई इस बर्तन को लेकर रात भर अपने कमरे में रखे और सुबह मेरे पास लाए। अगर किसी के बर्तन में दरार पड़ी तो वही चोर होगा। लोग हैरान थे, पर आदेश था। अगले दिन सुबह बीरबल ने बर्तन देखे। एक बर्तन में हल्की दरार थी। चोर पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, तूने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने हर बर्तन में थोड़ी सी पिघली सीसा डाल दी थी। अगर किसी ने बर्तन गर्म किया होगा तो दरार पड़ी होगी, और चोर हमेशा सबूत मिटाने की कोशिश करता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे, बीरबल, तुम तो जासूसों से भी 2 कदम आगे निकल गए। भाग 4 झूठा सपना। एक दिन एक बाबा दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सपना देखा है कि इस राज्य का अगला राजा मैं बनूंगा। ये देवताओं की आज्ञा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बकवास मत करो, यह राजद्रोह है। बाबा बोला, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप देवताओं का अपमान करेंगे। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया, हुजूर, इसे एक मौका दीजिए। इसे एक रात हमारे महल में रहने दें। मैं इसका सपना तोड़ लाता हूं। रात को बीरबल ने बाबा को सबसे आलीशान कमरे में रखा, लेकिन पूरे कमरे में पंखा, पानी और भोजन बंद करवा दिया।
सुबह बाबा पसीने में भीगा हुआ उठा। बीरबल ने पूछा, कैसा रहा सपना? बाबा बोला, अब तो मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। बीरबल बोला, जब एक रात की मुश्किल नहीं झेल सके तो राजा कैसे बनते? अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो सपनों के ताज को ही गिरा दिया। भाग 5 बीरबल की गलती या चाल। एक दिन बीरबल से एक गलती हो गई। उसने अकबर की आंखों के सामने एक गलत फैसला सुनाया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसकी जमीन जब्त कर ली गई। बीरबल ने बिना जांच के जमीन लौटाने का आदेश दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि किसान झूठ बोल रहा था। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, इस बार तुमने मेरी इज्जत को खतरे में डाला है। बीरबल चुप रहा। अकबर ने सजा सुनाई। तुम 7 दिन तक दरबार नहीं आ सकते और तुम्हें सजा के रूप में महल की सफाई करनी होगी। बीरबल चुपचाप चला गया। 7 दिन बाद वह लौटा तो महल चमचमा रहा था और हर रक्षक और कर्मचारी अनुशासित था। अकबर चौंक गए, यह कैसे हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने हर काम करने वाले को सिखाया कि सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू नहीं, बल्कि मन और नीयत की सफाई भी है। अब हर रक्षक ईमानदार है, हर बावर्ची समय पर है और हर अधिकारी जवाबदेह है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी सजा भी शिक्षा बन गई। अंतिम भाग, बीरबल की सबसे बड़ी साजिश। राज्य में अफवाह फैल रही थी कि बीरबल अब बूढ़ा हो गया है और उसकी बुद्धि कमजोर हो रही है। कुछ दरबारी इसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई और एक जटिल समस्या पेश की। एक आदमी कहता है कि उसकी गाय ने 2 बछड़े दिए हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि गाय उसकी है। दोनों के पास सबूत नहीं। फैसला कीजिए। बीरबल ने आदेश दिया कि बछड़े के पास दोनों व्यक्तियों को खड़ा किया जाए। एक बछड़ा दूसरे आदमी के पास जाकर दुबक गया। बीरबल बोले, गाय इसी आदमी की है। दरबारियों ने कहा, पर कैसे? बीरबल बोले, जानवर झूठ नहीं बोलते और माँ की पहचान बच्चा सबसे पहले करता है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जो लोग मेरी उम्र पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि अनुभव किताबों से नहीं, जिंदगी से आता है। अकबर बोले, बीरबल, जब तक तुम हो, मेरा राज्य अंधकार में नहीं जा सकता। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की साजिश। भाग 1 अचानक गायब हो गया बीरबल। सालों से बीरबल अकबर के सबसे चहेते सलाहकार और न्यायप्रिय दरबारी बन चुके थे। हर दिन वह किसी न किसी समस्या को हल करके दरबारियों और जनता का दिल जीत लेते थे। मगर बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी, खासकर मंत्री फैजी और सेनापति शेख कासिम को। एक दिन अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। दोपहर बीती, फिर शाम, मगर बीरबल नहीं आया। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे। तीसरे दिन अकबर चिंतित हो उठे। संदेशवाहक भेजे गए, बीरबल के घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। भाग 2 दरबार में नई चाल। बीरबल की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए फैजी और शेख कासिम ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल बिना बताए राज्य छोड़कर चला गया है। यह विश्वासघात है। हमें अब एक नया वजीर आजम नियुक्त करना चाहिए। अकबर दुखी थे लेकिन मजबूर भी। उन्होंने कहा, अगर बीरबल 7 दिन में वापस नहीं लौटे, तो तुम दोनों में से किसी एक को वह पद सौंप दूंगा। फैजी ने तुरंत कई झूठे केस बनाए और दरबार में खुद को साबित करने लगा। वो हर केस का हल ज्यादा नियमों और डर के दम पर करता था, जिससे जनता सहमी हुई थी। भाग 3 गूंगा गवाह और गलत न्याय। एक दिन एक गरीब महिला दरबार में आई और कहा, हुजूर, मेरे पास एक तोता था जो बोलता था। वो मेरी बहन ने चुरा लिया है। फैजी ने पूछा, क्या सबूत है? महिला बोली, तोता बोलता है, वो खुद कहेगा कि वो मेरा है। फैजी ने हंसकर कहा,
एक तोता गवाही देगा। ये दरबार है, मजाक नहीं, और उस औरत को सजा दे दी। भीड़ में मौजूद लोग चुप रहे, लेकिन हर किसी को बीरबल की याद आने लगी। भाग 4 जंगल में बीरबल। उधर बीरबल दरबार से गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें किसी ने झूठे पत्र के जरिए महल से बाहर बुलाया और फिर हमला करवा दिया था। वो किसी तरह बच निकले और अब जंगल में एक साधु के साथ रहकर अपनी हालत सुधार रहे थे। साधु ने बीरबल से पूछा, तुम इतने समझदार हो, पर ऐसी चाल में कैसे फंसे? बीरबल मुस्कराए, कभी कभी चालाकी से ज्यादा जरूरी है धैर्य। मेरा समय आएगा और तब मैं पूरे दरबार को आईना दिखाऊंगा। भाग 5 बीरबल की वापसी। एक रात राजधानी के मुख्य चौराहे पर एक अजनबी आया। उसने वहां एक पिंजरा रखा, जिसमें एक तोता बैठा था। उसने घोषणा की, यह तोता सच बोलता है। जो भी झूठ बोलेगा, यह उसका नाम पुकारेगा। लोग इकट्ठा हो गए। खबर दरबार तक पहुंची। फैजी ने सोचा, अच्छा अवसर है, इसे पकड़ लूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा कि मैं बीरबल से बेहतर हूं। अगले दिन वह उस अजनबी और तोते को दरबार में बुला लाया। अजनबी ने कहा, यह तोता सच का प्रतीक है। अगर कोई झूठ बोले, तो यह चीखकर नाम बता देगा। अकबर ने हैरानी से कहा, तो चलो, इसकी परीक्षा ली जाए। भाग 6 तोते की परीक्षा। पहले फैजी से सवाल किया गया, क्या तुमने कभी रिश्वत नहीं ली? फैजी ने जवाब दिया, नहीं हुजूर। तोता चिल्लाया, झूठ। फैजी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अब शेख कासिम की बारी थी। उससे पूछा गया, क्या तुमने किसी निर्दोष को सजा दी है? उसने भी मना किया, लेकिन तोते ने फिर चीखा, झूठ। कासिम। अब दरबार सन्न हो गया। अकबर बोला, यह तोता कोई जादूगर है। इसकी असलियत पता करो। तोता अचानक चुप हो गया। अकबर ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने नकाब हटाया, वो बीरबल था। भाग 7 बीरबल का बदला। पूरा दरबार बीरबल को देखकर हैरान रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुम जिंदा हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे दरबार से हटाने की साजिश हुई थी। मैंने सब देखा और अब साबित किया कि बिना बुद्धि और न्याय के यह दरबार कितना खोखला हो जाता है। फैजी और कासिम थरथर कांपने लगे। अकबर ने तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया और बीरबल को फिर से वजीर आजम बना दिया। भाग 8 अंतिम न्याय। फैजी ने माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, माफी उसका हक है जो गलती स्वीकारता है, चालाकी नहीं दोहराता। अकबर ने बीरबल से पूछा, तोता कैसे चीख रहा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैंने तोते को प्रशिक्षित किया था। वह तब नाम पुकारता जब मैंने संकेत दिया। मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़कर तय किया कि कब वह झूठ बोल रहे हैं। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, अब मैं समझा, तुम ही हो इस राज्य के असली तोते। और बाघ भी। सोने की ईंट और बीरबल की चतुराई। भाग 1 एक रहस्यमय आदमी की शिकायत। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी अकबर के दरबार में आया। वह थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक थैला था। उसने कहा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास सोने की एक बेशकीमती ईंट थी। मैंने इसे सुरक्षा के लिए अपने मित्र के पास रख दी। अब वह इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ दिया है। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने पूछा, तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? वृद्ध ने कहा, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2 बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, क्या तुमने उस सोने की ईंट का कोई प्रमाण रखा? वृद्ध बोला, नहीं, मैं तो सीधा सादा आदमी हूं। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया जिस पर आरोप था। नाम था गुलाम अली। वह सजधज कर आया और बोला, हुजूर,
यह झूठ बोल रहा है। कोई ईंट वींट नहीं दी गई थी। ये मुझे फंसाना चाहता है। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस केस को हल कर दूंगा। भाग 3, जादुई जंगल और नकली सपना। रात में बीरबल ने उस वृद्ध व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम कल दरबार में ये कहना कि तुम्हें एक सपना आया है, जिसमें भगवान ने कहा है कि तुम्हारी ईंट जमीन के नीचे दब गई है। फिर जो होगा, उसे देखो। अगले दिन वृद्ध दरबार में आया और बोला, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा कि मेरी ईंट मेरे खेत में जमीन के नीचे दब गई है। भगवान ने मुझे खुद बताया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या सपना? गुलाम अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भाग 4, बीरबल की दूसरी चाल। अब बीरबल ने आदेश दिया, चलो, चलकर उस जगह की खुदाई करवाई जाए। अगर ईंट वहां मिली तो गुलाम अली बेगुनाह होगा। गुलाम अली अब पसीने पसीने था। वह जोर जोर से बोलने लगा, नहीं नहीं, ईंट वहां नहीं है। मैं बताता हूं, मैं ले गया था, मगर मैं लौटाने ही वाला था। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने फिर न्याय दिला दिया। भाग 5, गुलाम अली की सच्चाई। बीरबल ने कहा, झूठ बोलने वाले को सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसकी ही झूठ की दीवार उस पर गिर जाए। गुलाम अली ने कबूल किया कि उसने ईंट को बेचने की योजना बनाई थी, मगर अब वह पकड़ा गया था। अकबर ने आदेश दिया, गुलाम अली को 2 साल की जेल और सोने की ईंट को वापस किया जाए। भाग 6, चतुराई का पाठ। दरबार में सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न होते तो न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं होता। सपने को हथियार बनाना, ये तो कमाल की बात थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, सपने कभी कभी सिर्फ सोने की चीजें वापस लाने के लिए नहीं, सच्चाई को उजागर करने के लिए भी होते हैं, हुजूर। बीरबल और झूठ बोलने वाले 3 गवाह। भाग 1, दरबार में आया अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक किसान नामी व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। किसान रामदीन रोते हुए बोला, जहांपनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन हड़प ली है। मैंने उस जमीन पर फसल उगाई थी और इसने कहा कि वो उसकी जमीन है। अब वो सारी उपज ले गया। व्यापारी श्रीवास्तव बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो जमीन मेरी है। मेरे पास 3 गवाह है जो मेरी बात की पुष्टि करेंगे। अकबर थोड़े असमंजस में आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। 3 गवाह भी है, पर मुझे शक हो रहा है। भाग 2, तीनों गवाहों का बयान। बीरबल ने तीनों गवाहों को बुलाया। नाम थे हरि, जगराम और तुफैल। हरि बोला, हाँ हुजूर, मैंने श्रीवास्तव जी को कई सालों से उस जमीन पर खेती करते देखा है। जगराम बोला, मैं पड़ोसी हूं। श्रीवास्तव ही असली मालिक है। तुफैल बोला, मैंने खुद उसके कागज देखे हैं। रामदीन झूठा है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। किसान रामदीन घबरा गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मुझे इन तीनों से बस एक छोटा सा सवाल पूछना है। उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। भाग 3, बीरबल की चाल, मिट्टी की परीक्षा। बीरबल ने हुक्म दिया, इन तीनों गवाहों को उस जमीन पर भेजा जाए और वहां से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाने को कहा जाए। तीनों गवाह जमीन पर गए और थोड़ी देर बाद मिट्टी लेकर वापस आए। बीरबल ने कहा, अब मैं इनसे पूछूंगा कि मिट्टी का रंग और गंध कैसा था। हरि बोला, मिट्टी हल्की सी पीली थी और सूखी। जगराम बोला, मुझे तो थोड़ी सी चिपचिपी और गहरी भूरे रंग की लगी। तुफैल बोला, मिट्टी तो काली थी और गीली भी नहीं थी। बीरबल जोर से हंसे। बस, अब फैसला हो गया। भाग 4, बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह,
इन तीनों ने अलग अलग वर्णन दिया है, जबकि ये एक ही जमीन से मिट्टी लाकर आए हैं। इसका मतलब है कि या तो ये वहां गए ही नहीं, या जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। और जब गवाह झूठे हों, तो जिनकी ओर से वो गवाही दे रहे हैं, उनका झूठा होना तय है। किसान की आंखों में आंसू थे। हुजूर, बीरबल ने मेरी इज्जत बचा ली। भाग 5, न्याय का पलड़ा। अकबर ने व्यापारी को सख्त लहजे में कहा, तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, और वो भी गवाहों के जरिए। तुम्हें जमीन छोड़नी होगी और किसान को उपज लौटानी होगी। साथ ही तीनों गवाहों को 6 महीने की जेल दी जाए। बीरबल बोले, झूठ की नींव चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर उस पर सच की रोशनी डाली जाए तो वह ढह ही जाती है। भाग 6, दरबार में खुशी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना कागज, बिना गवाही, बिना हिंसा, सिर्फ दिमाग से यह साबित कर दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, झूठ अगर संगठित हो जाए तो भी वह सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। किसान ने बीरबल के पैर छुए और कहा, आप मेरे भगवान हैं। बीरबल और 100 सवालों वाला तोता। भाग 1, तोहफे में आया विचित्र तोता। एक दिन एक दूर के देश का राजा अकबर को तोहफे में एक पिंजरे में बंद तोता भेजता है। उस पत्र में लिखा होता है, जहांपनाह अकबर, यह कोई साधारण तोता नहीं है। इसे जो कोई भी देखेगा, वह इसका दीवाना हो जाएगा, और अगर इससे कोई झूठ बोलेगा तो यह पकड़ लेगा। अगर आप चाहे तो इसका टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह तोता हर दिन केवल 100 सवाल पूछता है, और हर सवाल दिमाग को झकझोर देने वाला होता है। अकबर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने तोते को दरबार में लाने का आदेश दिया। भाग 2, दरबार में तोते की परीक्षा। तोते को पिंजरे से निकालकर एक सोने की डंडी पर बिठाया गया। तोता अचानक बोला, कौन है यहां सबसे बुद्धिमान? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। तोते ने बीरबल की ओर देखा और बोला, अगर तुम वाकई बुद्धिमान हो तो मेरे 100 सवालों का जवाब दो। अगर एक भी गलत हुआ तो मैं सबके सामने बोलूंगा कि तुम झूठे हो। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अब ये तोता तुम्हारा इम्तहान लेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, इम्तहान तो मेरा रोज चलता है हुजूर, आज जरा तोते से भी हो जाए। भाग 3, तोते के सवाल और चालाकी की पहली परीक्षा। तोते ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, वो वादा जो स्वार्थ में किया जाए। तोता चुप। अगला सवाल, सच को साबित करने का सबसे मुश्किल तरीका क्या है? बीरबल, जब हर कोई झूठ बोल रहा हो, तब भी सच पर टिके रहना। फिर सवाल आया, अगर राजा अन्याय करे तो प्रजा क्या करे? बीरबल, राजा को दर्पण दिखाए, लेकिन सम्मान से। तोता तीनों जवाबों से संतुष्ट रहा। भाग 4, बीरबल की चालाकी, उल्टे सवाल। सवालों की गिनती 40 पार कर चुकी थी। अब तोते ने तेज चाल में सवाल पूछना शुरू कर दिया। कई सवाल व्यंग्य से भरे हुए थे। अगर सब मूर्ख बन जाए तो क्या बुद्धिमानी बची रह सकती है? बीरबल बोले, तब तो बुद्धिमान सबसे बड़ा मूर्ख दिखेगा, और वही उसकी असली परीक्षा होगी। तोता फिर बोला, तुम जवाब तो सही दे रहे हो, लेकिन क्या तुम थक नहीं गए? बीरबल मुस्कराए, मैं तो तभी थकता हूं जब सामने वाला समझदारी छोड़ दे। दरबार में ठहाके गूंज उठे। भाग 5, सवाल नन 87, जाल में फंसाने की कोशिश। अब तोते ने चालाकी से पूछा, अगर तुम्हारा राजा झूठ बोले तो क्या तुम उसे भी झूठा कहोगे? पूरा दरबार सन्न। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर मेरा राजा झूठ बोले तो मैं पहले यह सोचूंगा कि वह क्यों ऐसा कर रहा है। अगर उसका मकसद किसी का भला करना हो तो वह झूठ नहीं, एक नीति होगी। लेकिन अगर वह स्वार्थ में बोले
तो मैं उसे समझाने की हिम्मत जरूर करूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई का सेवक हूं, न कि डर का। तोता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दिलचस्प। भाग 6 सवाल नन 100 अंतिम दिमागी दंगल। अब तोता बोला, ये रहा आखिरी सवाल, क्या तुम सच में बुद्धिमान हो या बस खुद को मानते हो? बीरबल बोले, अगर मैं खुद को ही बुद्धिमान मान लूं, तो मैं मूर्ख हूं। लेकिन अगर हर दिन कुछ नया सीखूं और ये मानूं कि मैं अभी अधूरा हूं, तो शायद बुद्धिमत्ता की ओर एक छोटा कदम हो सकता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। तोता बोला, मैंने बहुतों की परीक्षा ली, लेकिन तुम पहले हो जिसने मेरे हर सवाल में आत्मा से उत्तर दिया। तुम सच में बुद्धिमान हो। भाग 7 तोते की असली पहचान। अब अकबर ने पूछा, तोते, तुम्हें ये सब कैसे आता है? तोते ने जवाब दिया, मैं कोई आम तोता नहीं। मैं उस देश का राजदूत हूं, जिसे जादू से तोते में बदला गया है, ताकि मैं अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले सकूं। लेकिन बीरबल ने साबित कर दिया कि इस दरबार में न्याय, नीति और ज्ञान का राज है। अकबर ने आदेश दिया कि तोते को मुक्त किया जाए। तभी एक रोशनी चमकी और तोता एक समझदार वृद्ध में बदल गया। भाग 8 अकबर की सीख और इनाम। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से दिखा दिया कि दरबार की असली शक्ति तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां सोच जीवित हो, वहां राज सुरक्षित रहता है। अकबर ने बीरबल को 1000 सोने के सिक्के और सदाबहार मंत्री की उपाधि दी। एक हफ्ता बीत गया और फिर दूसरा, लेकिन पैसे उधार लेने वाले डेयरी व्यापारी ने अपना वादा नहीं निभाया। दोस्त ने पूछने पर उसने कहा, क्या पैसा कहा? मैंने आपसे कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया है। उसका दोस्त, दूसरा डेयरी व्यापारी बहुत परेशान हो गया और न्याय पाने के लिए अकबर के दरबार में गए। अकबर और बीरबल ने डेयरी व्यापारी से सुना जिसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे। मामले की सुनवाई के बाद दोनों डेयरी व्यापारी को भी अदालत में बुलाया गया। बीरबल ने दोनों डेयरी व्यापारियों को मक्खन के 5 डिब्बे दिए। बीरबल ने कहा, सभी डिब्बे का वजन 100 ग्राम है। अब जाओ और प्रत्येक सप्ताह में मक्खन की गुणवत्ता का स्वाद चखो और मुझे 1 सप्ताह में रिपोर्ट करो। बीरबल ने सोने के सिक्कों के बारे में कुछ नहीं कहा जो उन्होंने 2 डिब्बे में रखे थे। डेयरी व्यापारी घर चले गए। मक्खन का परीक्षण करते समय डेयरी व्यापारियों में से दूसरे ने सोने का सिक्का पाया। वह बीरबल के पास आया और उसे लौटा दिया। बीरबल प्रसन्न हुआ और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जबकि पहले व्यापारी ने इसे छिपाने के बजाय अपने बेटे को दे दिया। 1 हफ्ते के बाद दोनों व्यापारी परीक्षण के लिए दिए गए 5 डिब्बों के साथ वापस अदालत में आए। बीरबल ने अपने आदमियों को फिर से डिब्बे तौलने को कहा। वह जानता था कि 2 डिब्बे 100 ग्राम से कम वजन के होंगे। जबकि डेयरी व्यापारियों में से एक ने सोने का सिक्का लौटाया, दूसरे ने नहीं दिया। 2 डिब्बे 100 ग्राम से कम हैं। क्यों? उसने व्यापारियों से पूछा। दूसरे डेयरी व्यापारी ने उन्हें बताया कि डेयरी व्यापारी ने बीरबल को सोने का सिक्का लौटाया था, जिसके कारण मेरे एक डिब्बे का वजन 100 ग्राम से कम है। पहले डेयरी व्यापारी को पता था कि उसने सिक्का बीरबल को वापस लौटने के बजाय उसने अपने बेटे को दे दिया था, पर उसने अपने डिब्बे में कोई सिक्का न होने का दावा किया। लेकिन बीरबल जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। तब पहले व्यापारी से बीरबल ने कहा, महाशय, मैंने खुद अपने हाथों से तुम दोनों के डिब्बों में सिक्के डाले थे। तब बीरबल ने पहले व्यापारी के बेटे के साथ उसने सोने के सिक्के को अदालत में लाने के लिए सैनिकों को भेज दिया। सैनिक सोने का सिक्का लेकर अदालत में लौट आए। डेयरी व्यापारी को पकड़ा गया। आपने मुझे एक सोने के सिक्के के लिए धोखा दिया, आप 100 सोने के सिक्कों के बारे में कैसे ईमानदार हो सकते हैं? बीरबल ने गुस्से से पूछा। तब शर्मिंदा होते हुए पहला व्यापारी अपनी गलती मानता है। बीरबल ने पहले डेयरी व्यापारी को दंडित किया और उसे अपने दोस्त और दूसरे डेयरी व्यापारी को उधार दिए गए पैसे का दोगुना भुगतान करने के लिए कहा।
डेयरी व्यापारी ने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। इस तरह बीरबल ने न्याय करके यह मामला बंद कर दिया। कथा का बोध। कभी भी ऐसा काम ना करो जिसके वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। 6 बीरबल और द ब्लाइंड मैन। एक दिन सम्राट अकबर की बेगम ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मेरी एक इच्छा है कि मैं राज्य के सभी नेत्रहीनों को चांदी का सिक्का भेंट करूं। बादशाह ने तुरंत राज्य के सभी अंधे आदमियों की एक सूची तैयार करने का आदेश दिया। 1 सप्ताह बाद अकबर के सामने सूची प्रस्तुत की गई। उन्होंने बीरबल को नामों की जांच करने और चांदी के सिक्कों के वितरण की योजना बनाने के लिए सूची सौंप दी। बीरबल ने सूची देखी। उन्होंने नामों के ऊपर जाकर कहा, मेरी महिमा सूची अधूरी है, क्योंकि राज्य में अंधे लोगों की संख्या सूची में सूचीबद्ध किए नामों की तुलना में कई अधिक है। क्या आपको यकीन है, बीरबल? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि सूची को अपूर्ण साबित करके दिखाओ। बीरबल ने अकबर की चुनौती को आसानी से स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने व्यस्त मुख्य बाजार के चौराहे पर एक तंबू गाड़ दिया। वह वहीं एक पुरानी खाट लेकर बैठ गया और उसकी मरम्मत करने लगा। जल्द ही लोगों ने बीरबल से पूछा, महाशय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल बुद्धिमान व्यक्ति एवं एक मंत्री होने के बावजूद हर कोई उसे बाजार में खाट बुनते देखकर हैरान था। यह बात कुछ ही समय में पूरे राज्य में फैलने में देर नहीं लगी। खबर राजा के पास मिलने पर उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। दरबार पहुंचने पर बादशाह अकबर बोला, बीरबल, तुम वहां बाजार में क्या कर रहे थे? पूरे दिन बीरबल उन सभी लोगों सूची में नाम लिख रहा था जिन्होंने उनसे ऐसा सवाल पूछा था। इसलिए जब अकबर ने भी पूछा तो बीरबल ने बादशाह का भी नाम अपनी सूची में डाल दिया। फिर उसने उठकर अकबर को उन अंधे लोगों की सूची दिखाई जो उसने उस दिन बनाई थी। अकबर द्वारा बनाई सूची से यह बहुत बड़ी थी। अकबर ने जांच करने पर अकबर ने उस पर अपना नाम भी पाया, आखिरी स्थान पर पाया। उलझन में उसने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आप आज अंतिम व्यक्ति है जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सड़क के किनारे क्या कर रहा हूं। मैं एक खाट बुन रहा था। हर कोई देख सकता था, फिर भी उन सब ने पूछा। अकबर द्वारा दी गई चुनौती को बीरबल ने जीत लिया था। बीरबल की जीत स्वीकार करते हुए बादशाह ने कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। मुझे मानना पड़ेगा, राज्य में अंधे लोगों की संख्या वाकई में अधिक है। तुम सही थे। कथा का बोध। कभी कभी सच सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमेशा अपने आंखें और कान खुले रखना जरूरी है। साथ जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। सम्राट अकबर के साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस वर्ष सम्राट का जन्मदिन था। पूरे राजमहल को फूलों से सजाया गया, राजधानी दिल्ली की सभी सड़कों को सजाया गया, गरीबों में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। बादशाह स्वयं दरबारियों को इत्र लगाकर उपहार दे रहे थे। इस बार एक अनोखी घटना घटी। एक छोटे से राज्य के राजा को इत्र लगाते समय सम्राट के इत्र की एक बूंद कालीन पर गिर गई। बादशाह ने तुरंत इत्र की उस बूंद को अपने उंगली पर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया और वह बूंद कालीन में अवशोषित हो गई। बीरबल, जो पास वाले आसन पर बैठे थे, इतने बड़े सम्राट को इत्र की एक बूंद के लिए संघर्ष करते हुए वह देख रहे थे। बादशाह भी तुरंत बीरबल के मन की बात समझ गया, जिससे उसका चेहरा उतर गया और उसको अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी दुकानदार को मिला सबक। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की। हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे,
आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है। आप इस पतीली को रख ले। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चराते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक में ही आपके मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं। पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। आराम से जो मरे वो सुखी। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज जो आदमी सुखी है, वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं, जो दिखते तो सुखी है, पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है, वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। 100 के बदले 150 बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में 2 व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया, मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है, इसका आरोप निराधार और झूठ है। शहंशाह अकबर दोनों के बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदवासा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी, दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहांपनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहांपनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहांपनाह, यह आदमी ही अपराधी है, इसी ने अशर्फियां ली है, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया, पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशर्फियां देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। सीरियां कितनी है? बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे।
शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियां पहनती रहती है। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वह वर्षों से एक ही संख्या में है। फिर भी वे कितनी है, आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है। हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। हाजिर जवाब बीरबल, एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई है। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढारस बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल? उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंगी लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो बीरबल, जहांपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दूध भाई, एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले,
छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। शराब का शौक बादशाह अकबर को बुढ़ापे में ना जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब हुआ अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। देता है, इसलिए जब आपने छठी बार पूछा तो मैंने पूरा बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा, बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। 2 और पत होते हैं। बादशाह और बीरबल महल के सामने वाले बाग में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने कहा, पत 5 होते हैं, पानीपत, बिलपत, इंद्रपत, बागपत, सोनीपत। बीरबल मुस्करा पड़े, फिर बड़े ही गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, 2 पत और भी होते हैं। बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, अब तुम किस पद की बात कर रहे हो? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। 2 और पत होते हैं, रखपत तथा रखापत। बादशाह ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इंसानियत की परख इन्हीं पतों से होती है। जब व्यक्ति दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है, तभी उसकी भी इज्जत की हिफाजत होती है। इसी को रखपत कहते हैं। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, बहुत खूब बीरबल, रखपत और रखापत का मतलब मैं अब समझ गया। जब हम किसी की इज्जत करते हैं, तभी हमारी भी इज्जत होती है। बीरबल की नेक सलाह शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गईं और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगीं। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन ली तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आईं और रोनी सी सूरत बनाकर बोलीं, जहांपनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूँ। न मालूम फिर कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी।
बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गईं। बादशाह की नींद टूटी। तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई है? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहांपनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कुत्ता और दामाद शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले उपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हाँ में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूँ, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहांपना, यह कुत्ता है। केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों न बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से गिरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा, मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहांपनाह, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी ना किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। शर्मसार हुई बेगम शहंशाह अकबर बेमगो के साथ बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। बादशाह को ढूंढते हुए बीरबल भी बगीचे में आ गए। एक बेगम ने शहंशाह से कहा, शहंशाह, आपका दीवान बड़ा ही बातूनी और मस्खरा है, हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं। बादशाह ने बीरबल को इशारे से बुलाया। बीरबल ने समझा कि बादशाह ने फूल तोड़ने के लिए बुलाया है। वह भी चुपचाप फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। एक बेगम ने चुटकी लेते हुए कहा, यह मजदूर तो बिना मजदूरी के ही फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। हाजिर जवाब बीरबल ने झट से कहा, बेगम साहिबा, एक मजदूर तो पहले से ही काम पर लगा है, जो मजदूरी आप उसे दें वही मुझे भी दे देना। बेगम शर्म से लाल हो गई और बादशाह अकबर मुस्कुरा पड़े। बीरबल से फिर किसी ने मजाक नहीं किया, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है, क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है, फिर खुदा परमपिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा ना करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं, आप भी उन 5 में से एक है, अर्थात अपनी प्रजा के पिता है। आप तो किसी को 200, किसी को 400,
किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहाँपनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में है। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसे ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुख उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। एक साधु को तोता पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़ कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो हथियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पा गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुंच गए और अचानक ही कहने लगे, जहाँपना तोते ने तो। शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल, क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहाँ तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल, क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है, कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमता के आगे वह निरुत्तर रह गए। नाई गया स्वर्ग में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुँचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले,
हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है? आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है? हुजूर, ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। जायदाद का बंटवारा। एक दिन अकबर के दरबार में दो भाई आए, जो अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए और बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भाइयों का विवाद। दोनों भाइयों ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ा भाई बोला, महाराज, मेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने घर और खेतों की देखभाल की, लेकिन मेरा छोटा भाई अब आधे हिस्से का दावा कर रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत की है। छोटा भाई बोला, नहीं महाराज, यह जायदाद हमारे पिता की थी और मैं भी उनका बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उचित हल नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मामले का न्याय करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया और दोनों भाइयों से कहा, इस तराजू में अपनी अच्छाइयों और मेहनत को तौलो, जिससे यह पता चलेगा कि जायदाद पर किसका अधिकार अधिक है। बड़ा भाई हंसा और बोला, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का सच्चा हकदार है, तो वह अपनी मेहनत के सबूत दे सकता है। परीक्षा का समय। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला सवाल बड़े भाई से किया, पिता की मृत्यु के बाद तुमने खेतों में कितने पेड़ लगाए? बड़ा भाई बोला, मैंने कोई पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने खेतों की देखभाल की। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने कई पेड़ लगाए, फसल उगाई और व्यापार भी बढ़ाया। फिर बीरबल ने बड़ा भाई से पूछा, घर की मरम्मत कितनी बार करवाई? बड़े भाई ने झिझकते हुए कहा, मैंने मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन घर संभाला। छोटे भाई ने कहा, मैंने मकान की मरम्मत करवाई और उसे और मजबूत बनाया। फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जायदाद केवल विरासत में मिलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संवारने वाला ही उसका असली हकदार होता है। छोटे भाई ने संपत्ति की देखभाल की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और छोटे भाई को अधिक हिस्सा देने का आदेश दिया। बीरबल के निर्णय के बाद भी बड़ा भाई नाखुश था। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह न्याय नहीं है। मैंने भी इस घर में जन्म लिया है और पिता के बाद इसे संभाला है। यदि मैं घर की मरम्मत नहीं करवा सका या पेड़ नहीं लगा सका, तो क्या मैं इसका हकदार नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि फैसला पूरी तरह सही है? शायद हमें इसे और अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक और परीक्षा लूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि असली हकदार कौन है। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल की चतुराई का इम्तिहान। भाग 1। दरबार में चुनौती। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि आज दरबार में कुछ अनोखा हो। कोई हमें ऐसा सवाल दे जो बुद्धिमानी का असली इम्तिहान हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक खेल का प्रस्ताव रखता हूँ। बोलो बीरबल। अकबर बोले, क्या खेल है? इस खेल में दरबार के हर मंत्री को एक समस्या दी जाएगी, लेकिन वह हल नहीं होगी। बस उसका समाधान होगा केवल एक व्यक्ति के पास, और वह मैं होऊंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर बोले, तो फिर शुरू करो। हमें देखना है कि तुम वास्तव में कितने बुद्धिमान हो। भाग 2। पहली चुनौती, राजा की खोई हुई अंगूठी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल,
मैंने कल बाग में टहलते समय अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी। जाओ और बिना किसी सेवक की मदद लिए सिर्फ अपनी अक्ल से उसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म जहाँपनाह। बीरबल बाग में गया। उसने मिट्टी की नमी, घास के बीच निशान और गार्ड के चलने के रास्ते को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जहां अकबर अक्सर बैठते हैं वहीं अंगूठी गिरी होगी। कुछ ही देर में वह लौट आया और अकबर की अंगूठी उनके सामने रख दी। अकबर हैरान थे। बीरबल, कैसे किया यह? जहाँपनाह, बीरबल बोला, आपका झुकने का निशान मिट्टी में था और वहां ताजा खुदाई जैसा लग रहा था। वही अंगूठी मिल गई। भाग 3। दूसरा परीक्षण, सबसे बड़ी दौलत। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरा, जमींदारी। लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे। बीरबल बोला, जहाँपनाह, जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक किसान को दरबार लाया जो खुशहाल था लेकिन गरीब। बीरबल बोला, जहाँपनाह, इस किसान से पूछिए कि उसके पास क्या है। किसान ने कहा, मेरे पास मेरा परिवार है, रोटी है और शांति है। मैं संतुष्ट हूँ। बीरबल बोला, यही है सबसे बड़ी दौलत, संतोष और परिवार। अकबर मुस्कराए। तुम्हारा जवाब दिल को छू गया, बीरबल। भाग 4। बीरबल की परीक्षा, 3 मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह ने दरबार में बीरबल से कहा, हमें 3 सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल चला गया और 3 दिनों बाद लौटा। उसके साथ 3 लोग थे, एक आदमी जो पानी में नाव खींच रहा था, दूसरा जो अपने सिर पर दरवाजा रखे चल रहा था, और तीसरा कौन है? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल बोला, तीसरे हैं आप। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, जो बिना कारण मुझे ऐसे मूर्खों की तलाश में भेजे वह भी मूर्ख हुआ। अकबर हंस पड़े। सच में बीरबल, तुमने एक और बार साबित कर दिया कि तुम सबसे होशियार हो। भाग 5। कुत्ते की वफादारी। दरबार में बहस छिड़ी, इंसान का सबसे वफादार साथी कौन है? किसी ने कहा सेवक, किसी ने कहा पत्नी। बीरबल चुप था। अगले दिन वह एक कुत्ता लेकर आया। उसने उसे कुछ दिन दरबार में पाला। फिर एक सेवक को बंद कमरे में बीरबल के साथ बंद कर दिया। दोनों को कई घंटे भूखा रखा गया। जब दरवाजा खोला गया, सेवक गुस्से में बाहर निकला, लेकिन कुत्ता दौड़कर बीरबल के पास आ गया। बीरबल बोला, जहाँपनाह। सेवक नाराज हुआ, लेकिन यह जानवर भूखा रहकर भी मुझसे प्रेम करता रहा, यही है सच्ची वफादारी। भाग 6। बीरबल का गायब होना। एक बार बीरबल अचानक गायब हो गया। दरबार में अफवाहें फैलने लगीं। अकबर परेशान थे। महीनों बाद एक चिट्ठी आई, मैं अपने गांव में हूँ, एक किसान बन गया हूँ, अगर याद आए तो लेने आ जाना। अकबर ने स्वयं जाकर बीरबल को ढूंढा। बीरबल खेत जोत रहा था। बीरबल, क्यों छोड़ दिया दरबार? जहाँपनाह, हर किसी को कभी न कभी अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। अकबर मुस्कराए, लेकिन तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। भाग 7। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक दिन बादशाह बना दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल बोला, सबसे पहले मैं बीरबल को वजीर बना दूंगा, क्योंकि वह बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े, इसलिए नहीं, क्योंकि तुम खुद ही बीरबल हो। बीरबल बोला, बिल्कुल, और जब तक बीरबल है, अकबर की सत्ता भी सुरक्षित है। बीरबल और सच्चाई का आईना। भाग 1। एक अनोखा तोहफा। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट दिल को सुकून दे रही थी। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जो आज तक किसी बादशाह ने न किया हो। अगले ही दिन दरबार में उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी ऐसा तोहफा लाएगा जो सच को दिखाए लेकिन बोले नहीं, झूठ को बेनकाब करे लेकिन किसी को ठेस न पहुंचाए, उसे 1000 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। यह कैसा तोहफा हो सकता है? भाग 2।
दरबारियों की दौड़। सभी मंत्री, व्यापारी और बुद्धिजीवी अगले कई दिनों तक कुछ ऐसा खोजते रहे जो इस शर्त को पूरा करे। कोई जादुई शीशा लाया, कोई बोलने वाली गुड़िया, लेकिन अकबर हर बार सिर हिला देते। नहीं, यह सिर्फ दिखावा है, मुझे सच्चाई चाहिए। बीरबल अब तक चुप था। वह हमेशा की तरह मुस्कराता रहा और दरबारियों की कोशिशें देखता रहा। एक दिन बीरबल दरबार में आया, अपने हाथ में एक लकड़ी का छोटा आईना लिए। भाग 3, सच्चाई का आईना। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह है सच्चाई का आईना। इसे कोई भी देखेगा, उसे अपना असली चेहरा दिखाई देगा, वो भी ऐसा जिसे देखकर झूठ खुद शर्मा जाए। अकबर मुस्कराए, कैसे यकीन करें? बीरबल बोला, इस आईने को दरबार के हर कोने में घुमाइए और देखिए, कौन अपनी आंखें चुरा लेता है। दरबार में जैसे ही आईना घुमाया गया, कुछ मंत्री बेचैन हो उठे, कुछ ने नजरें चुरा लीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, जो भी अपने कर्म से शर्मिंदा है, वह इस आईने को नहीं देख पाएगा। यह आईना कुछ नहीं कहता, पर सब कुछ दिखा देता है। भाग 4, राज खुलते हैं। अकबर ने सोचा यह सिर्फ बीरबल की चाल होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने महसूस किया कि जो मंत्री ईमानदार है, वे बेझिझक आईना देखते हैं और कुछ इससे डरते हैं। आखिर एक दिन अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री रहीम खान को बुलाया और कहा, क्यों, तुम हमेशा इस आईने से दूर क्यों रहते हो? रहीम खान ने घबराकर कहा, जहांपनाह, मैं बताने से डरता हूँ। बीरबल ने धीरे से कहा, सच्चाई से डरना सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत। रहीम ने कबूल किया कि वह राजकोष से चोरी कर रहा था। भाग 5, इनाम और इंसाफ। अकबर ने तुरंत रहीम को उसके पद से हटा दिया और बीरबल को 1000 नहीं बल्कि 10,000 अशर्फियाँ इनाम में दीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह सोना दरबार में उस स्थान पर लगवाना चाहता हूँ, जहाँ हर व्यक्ति आए और खुद को इस आईने में देख सके, हर बार खुद से एक सवाल पूछ सके, क्या मैं सच्चा हूँ? अकबर ने आदेश दिया कि महल में सच्चाई का स्तंभ बनाया जाए, जहाँ यह आईना रखा जाए और हर हफ्ते जनता को इसे देखने की अनुमति दी जाए। भाग 6, एक बच्चा और आईना। एक दिन एक गरीब लड़का महल में आया। वह झुग्गी में रहता था लेकिन पढ़ाई में तेज था। उसने आईने में देखा और मुस्करा दिया। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों मुस्कराए? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जबकि मैं खेल रहा था। आईने ने मेरी झूठी छवि दिखाई और मेरी अंतरात्मा ने मुझे टोका। बीरबल ने उस बच्चे को पुरस्कार दिया और कहा, इस देश को ऐसे ही ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। भाग 7, सीख और विरासत। समय बीतता गया, लेकिन वह सच्चाई का आईना आज भी अकबर के महल में रखा गया। जब अकबर वृद्ध हुए, उन्होंने कहा, अगर कोई बादशाह इस आईने को न देख सके, तो वह सच्चा बादशाह नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो शासक स्वयं को परख सके, वह ही दूसरों का सही न्याय कर सकता है। बीरबल और अदृश्य चोर। भाग 1, महल में चौंकाने वाली चोरी। एक सुबह अकबर बादशाह जैसे ही अपने निजी कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि राजकीय गहनों का संदूक खाली है। मोहरों की मुहर लगी थी, कोई ताला नहीं टूटा था, कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। यह चोरी तो कोई अंदर का ही कर सकता है। अकबर ने गुस्से में कहा, सारे दरबारी, सिपाही और सेवक लाइन में खड़े कर दिए गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर बोले, अगर 3 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया, तो आधा दरबार निलंबित कर दिया जाएगा। भाग 2, बीरबल की चुप्पी। जहां पूरा दरबार हड़बड़ाया हुआ था, बीरबल चुप था। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और 2 दिन तक बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन सुबह वह दरबार में आया, अपने साथ एक छोटा लकड़ी का पिंजरा लेकर। पिंजरे के अंदर कुछ नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हम चोर पकड़ना चाहते हैं और तुम? बीरबल बोला,
जहाँपनाह, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं, यह जादुई पिंजरा है। इसमें से सिर्फ चोर को आवाज सुनाई देगी। भाग 3। जादुई पिंजरे की चाल। बीरबल ने कहा, पिंजरे के पास जाकर सब लोग एक एक करके कहें, मैं निर्दोष हूं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो पिंजरे में से आवाज आएगी। लोग हंसे, पर अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी, रक्षक और सेवक एक एक करके पिंजरे के पास जाएं। सब लोग बोले, मैं निर्दोष हूं। कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जब महल के खजांची की बारी आई, उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। और उसी क्षण पिंजरे से धीमी सी ची ची की आवाज आई। सारे दरबारी सन्न रह गए। भाग 4। असली रहस्य। खजांची घबरा गया। नहीं, ये कोई चाल है। वह चिल्लाया। बीरबल मुस्कराया और बोला, बिल्कुल, यह सचमुच चाल है, पर जादू नहीं। इस पिंजरे के अंदर मैंने एक छोटा बंदर रखा है, जो सिर्फ डर की बू सूंघकर आवाज करता है। बाकी लोग निश्चिंत थे, लेकिन चोर डर के मारे कांप गया, जिससे बंदर ने हलचल को महसूस किया। खजांची ने अपना अपराध कबूल कर लिया। भाग 5। अकबर का इम्तिहान। अकबर ने कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने मेरी लाज रखी, पर अब मुझे खुद को भी परखना है। क्या तुम मेरी ईमानदारी को भी जांच सकते हो? बीरबल बोला, जहाँपनाह, जो खुद से सवाल पूछे वही सच्चा शासक है। आप पहले ही पास हो चुके हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम हो तो बीरबल, नहीं तो महल तो है ही जंगल। बीरबल और न्याय का तराजू। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक व्यापारी ने आकर शिकायत की, जहाँपनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे 1000 सोने की अशर्फियाँ उधार ली थीं। अब वह मना कर रहा है और कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष तराजू का उपयोग करेंगे। यह तराजू सच्चाई और झूठ का वजन बता सकता है। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने एक साधारण तराजू मंगवाया और उसमें एक तरफ एक पत्थर रखा। भाग 3। तराजू का परीक्षण। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम इस पत्थर को हाथ में लो और सोचो कि तुमने अशर्फियाँ दी थीं। फिर उसने पड़ोसी से कहा, अब तुम इस पत्थर को हाथ में लो और सोचो कि तुमने अशर्फियाँ नहीं ली थीं। जब पड़ोसी ने पत्थर उठाया, तो वह कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने कहा, यह तराजू नहीं, तुम्हारा मन है, जो सच्चाई और झूठ का फर्क बता रहा है। तुम्हारी घबराहट ही तुम्हारे झूठ का प्रमाण है। भाग 4। न्याय का निर्णय। अकबर ने पड़ोसी को दोषी ठहराया और व्यापारी को उसकी अशर्फियाँ वापस दिलवाईं। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की पहचान करने के लिए केवल तराजू नहीं, बल्कि समझदारी की भी आवश्यकता होती है। बीरबल और गूंगे की गवाही। भाग 1। अनोखा केस। एक दिन दरबार में एक किसान रोते हुए आया और बोला, जहाँपनाह, मेरा इकलौता बेटा किसी ने मार दिया है। अकबर ने पूछा, क्या किसी को शक है? किसान ने कहा, जी, पास के जमींदार के आदमी रात को हमारे खेतों में आए थे, तभी मेरा बेटा गायब हुआ। अकबर ने तुरंत जमींदार और उसके नौकरों को दरबार में बुलवा लिया। उनमें से एक नौकर बोला, मैं उस दिन वहां था ही नहीं। लेकिन किसान ने कहा, गांव का एक गूंगा लड़का सब कुछ देख रहा था। भाग 2। गूंगे की गवाही। गूंगा लड़का दरबार में लाया गया। वह बोल नहीं सकता था, पर बहुत कुछ कहना चाहता था। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। अकबर बोले, अगर वह बोल नहीं सकता, तो हम उसके शब्दों पर कैसे विश्वास करें? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहाँपनाह, हर सच्चाई बोलकर ही नहीं बताई जाती। मैं इस गूंगे लड़के से बात करूंगा। भाग 3। बीरबल की समझदारी।
बीरबल ने गूंगे लड़के को अलग कमरे में ले जाकर मिट्टी, लकड़ी की छड़ी, एक डिब्बा और कुछ खिलौने दिए। फिर उससे इशारों में पूरी घटना बताने को कहा। लड़के ने मिट्टी से खेत बनाया, एक छोटा पुतला उसके ऊपर रखा, फिर दूसरे पुतले को लाठी से मारते हुए दिखाया। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसने कहा, जिसने मारपीट की वह लंबा और दुबला था और उसके पास एक खास रंग की छड़ी थी। अब बीरबल ने नौकरों की ओर देखा। उनमें से एक के पास वही रंग की छड़ी थी जो लड़के ने बनाई थी। भाग 4 सच सामने। जब उस नौकर से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने मान लिया कि उसने जमींदार के कहने पर किसान के बेटे को मारा था, क्योंकि वह जमीन छोड़ने से मना कर रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना शब्दों के भी गवाही निकलवा ली। ये कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति के पास सच्चाई बयां करने का अपना तरीका होता है। हमें बस उसे समझने की नज़र चाहिए। भाग 5 न्याय और सीख। अकबर ने जमींदार और उसके नौकर को सजा दी, किसान को न्याय मिला और गूंगे लड़के को सम्मानित किया गया। बीरबल बोले, कभी कभी चुप रहकर देखना सुनने से भी ज्यादा सच्चा होता है। बीरबल और चोर की परछाई। भाग 1 शाही खजाने से चोरी। एक सुबह दरबार में खलबली मच गई। शाही खजाने से रात में कुछ बहुमूल्य रत्न गायब हो गए थे। पहरेदारों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। अकबर गुस्से से बोले, ये महल है, कोई सड़क नहीं जहां से चोर आ जाए और किसी को पता ही न चले। बीरबल, इसका पता लगाओ। अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो सब सजा पाएंगे। बीरबल ने सभी दरबारियों और पहरेदारों को एकत्र किया और कहा, चोर हम सबके बीच में ही है और उसकी परछाई हमें सच्चाई बताएगी। भाग 2 परछाइयों की परीक्षा। बीरबल ने सबको शाम के समय महल के बगीचे में जमा किया, जब सूर्य हल रहा था। उसने सभी से कहा कि वे एक एक कर एक निश्चित स्थान से गुजरें, ताकि उनकी परछाई दीवार पर पड़े। हर व्यक्ति गुजरता गया, पर बीरबल की नज़र बस परछाई पर थी। फिर उसने मुस्कराकर कहा, महाराज, चोर को पहचान लिया गया है। अकबर चौंक पड़े। क्या? परछाई से कैसे? बीरबल बोले, मैंने देखा कि एक व्यक्ति की परछाई बाकी सबकी तुलना में हिल रही थी, क्योंकि वह डर के कारण कांप रहा था। भाग 3 चोर का खुलासा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ा। थोड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वह खजाने की सफाई करने वाला सेवक था और एक रात उसने रत्नों को उठाकर महल के कुएं में छिपा दिया था। बीरबल ने तुरंत कुएं की तलाशी करवाई और रत्न मिल गए। भाग 4 अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने परछाई से सच्चाई को खोज निकाला, यह तो अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहांपनाह, अपराधी अपने डर की परछाई में ही छिपा होता है, हमें बस उसे देखना आना चाहिए। भाग 5 सीख और समापन। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया, चोर को दंड दिया और सभी को समझाया कि सच चाहे जितना भी छिपे, उसकी परछाई जरूर दिखाई देती है। बीरबल और अनाथ बच्ची का इंसाफ। भाग 1 रहस्यमयी फरियाद। एक ठंडी सुबह एक छोटी बच्ची रोती हुई अकबर के दरबार में आई। उसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े फटे हुए और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। अकबर ने उसे स्नेह से पास बुलाया और पूछा, बेटी, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, मैं जोहरा हूँ। मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी है, लेकिन एक व्यापारी ने मेरी जमीन और घर छीन लिए हैं। अब मैं सड़क पर हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? जोहरा बोली, नहीं जहांपनाह, पर मेरे बाबा की अंगूठी और दस्तावेज अब भी हमारे पुराने घर में छुपे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2 बीरबल की चालाकी। बीरबल उस व्यापारी के पास पहुँचे जो अब उस जमीन का दावा कर रहा था। उन्होंने कहा, दरबार का आदेश है कि तुम अपने घर का निरीक्षण करने दो, क्योंकि हमें कुछ दस्तावेज ढूंढने हैं। व्यापारी घबरा गया, लेकिन डर को छुपाते हुए बोला, जरूर,
आइए। घर की तलाशी ली गई, लेकिन दस्तावेज नहीं मिले। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, दस्तावेज नहीं मिले तो क्या? अब अगला फैसला सूरज करेगा। भाग 3। सूरज की गवाही। अगली सुबह बीरबल सबको जमीन के पास बुला लाए और कहा, हम यहाँ सुबह के पहले किरणों के साथ फैसला लेंगे, क्योंकि जोहरा ने बताया था कि उसके बाबा ने दस्तावेज एक पत्थर के नीचे छुपाए थे, एक खास पत्थर जिस पर सूरज की पहली किरण गिरती है। सभी सूरज की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सूरज निकला, उसकी पहली किरण एक बड़े सफेद पत्थर पर पड़ी। बीरबल ने तुरंत उस पत्थर को खुदवाया और वहां से एक धातु की डिबिया मिली, जिसमें दस्तावेज और एक पुरानी अंगूठी थी। जोहरा रो पड़ी, यह मेरे बाबा की अंगूठी है। भाग 4। न्याय और उजाला। अकबर ने दस्तावेज पढ़े। वे असली थे और साबित करते थे कि जमीन जोहरा की थी। अकबर ने कहा, उस व्यापारी ने अनाथ बच्ची से उसकी जमीन छीनने की कोशिश की। ये गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। व्यापारी को सजा दी गई और जोहरा को उसकी जमीन वापस मिल गई। अकबर ने उसके रहने और पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दी। बीरबल बोले, जो सूरज हर दिन रोशनी देता है, वो कभी कभी इंसाफ भी दे जाता है। भाग 5। सीख। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, वह समय की पहली किरण के साथ जरूर सामने आती है, और बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग वो किरण पहचानना जानते हैं। बीरबल की सूझबूझ का असली इम्तिहान। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। बुद्धिजीवी, कलाकार, योद्धा और दरबारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास नाम था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक में फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही ऐलान किया, आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो सकता है। जिसे यह हल मिल जाए, वो न सिर्फ इनाम पाएगा, बल्कि मेरा विशेष सलाहकार भी बनेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। अकबर बोले, मेरे राज्य के किसी गांव से एक विचित्र याचिका आई है। एक किसान दावा करता है कि उसके पास एक बोलने वाला तोता है, जो केवल सत्य बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो वह तुरंत चिल्ला देता है, झूठ। अब किसान का कहना है कि किसी ने उसका वह तोता चुरा लिया है, और चोर इसी दरबार में मौजूद है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तो यह बीरबल का काम है कि बिना किसी हिंसा, झूठ या अत्याचार के उस चोर को पकड़े। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए, जहां मैं सभी दरबारियों से एक एक करके बात कर सकूं। अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। और यहीं से शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि और चालाकी का असली खेल। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कोठरी तैयार करवाई जिसमें सभी दरबारी एक एक करके बुलाए गए। कोठरी में एक पिंजरा रखा गया था, जिसमें कोई तोता नहीं था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस पिंजरे में वही तोता था, लेकिन अब उसे अदृश्य कर दिया गया है। तुम में से जो भी चोर है, जब वह इस पिंजरे के पास जाएगा, तो तोता बोलेगा, यही है चोर। अब एक एक करके सभी दरबारी उस पिंजरे के पास गए। कोई तोता बोला नहीं, क्योंकि असल में वहां था ही नहीं। पर बीरबल को तो कुछ और सुनना था, दरबारियों के दिल की धड़कने। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम मैं जान चुका हूं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? पिंजरे में तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मैंने पिंजरे की छड़ों पर बहुत ही महीन कालिख लगाई थी। जो भी निर्दोष था, वह निर्भय होकर पिंजरे को छूकर निकल गया। लेकिन चोर को डर था कि तोता सच न बोल दे, इसलिए उसने पिंजरे को हाथ ही नहीं लगाया। उसके हाथ साफ है, और बाकी सबके हाथों पर हल्की सी कालिख लगी है। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और हाथ छिपा रहा था।
सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं। भाग 3 इनाम और ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने चांदी और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। परंतु हर दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। उनमें से एक था राजा भूप सिंह। भूप सिंह ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से हटवा दूं, तो मैं राजा का खास बन सकता हूं। एक दिन वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, पर असली बुद्धि तो वह है जो दिल की बात भी पढ़ सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भूप सिंह बोला, जी हाँ, और मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूँ। जो राजा के दिल का विचार सही पहचान ले, वही सच्चा सलाहकार कहलाएगा। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने मन में एक वस्तु सोच रहा हूँ, जो सबसे अनमोल है, जो हर व्यक्ति चाहता है और जिसके बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ? भूप सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सोना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं विश्वास, क्योंकि किसी भी वस्तु से अधिक अनमोल विश्वास होता है, और यह आपके हर फैसले का मूल है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही बीरबल। भूप सिंह चुपचाप खड़ा रह गया। भाग 4 विदेशी राजा की चुनौती। अकबर का दरबार हर दिशा में प्रसिद्ध हो गया था, खासतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए। यह प्रसिद्धि जब दूर देश ईरान के राजा शाह मुराद तक पहुंची, तो उसने सोचा, आखिर यह बीरबल कितना चतुर हो सकता है। मुझे उसे नीचा दिखाना चाहिए। शाह मुराद ने अकबर को एक शाही दूत भेजा, साथ में 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सोने के पुतले। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल वाकई सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, तो वह यह बताकर दिखाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान पुतला कौन सा है और क्यों। अकबर ने बीरबल को बुलाकर चुनौती दी। तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे, ऊंचाई, वजन, चमक, सब कुछ। लेकिन बीरबल ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरबारियों से सुई और एक पतली तार मंगवाई। वह पहले पुतले के कान में तार डाली, वह सीधा उसके मुंह से बाहर आ गई। दूसरे में डाली, वह पीठ से बाहर निकली। तीसरे में डाली, तार अंदर गई, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकली। अब बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला पुतला है वह व्यक्ति जो सुनी हुई बात को तुरंत दूसरों से कह देता है, किसी रहस्य को नहीं रख सकता। दूसरा है वह जो सुनी बात को पीठ पीछे कहता है, यानी चुगली करता है। लेकिन तीसरा, जिसने सब सुना लेकिन बाहर नहीं निकाला, वही है सबसे मूल्यवान, क्योंकि उसमें विवेक, धैर्य और गोपनीयता है। यही सच्चे बुद्धिमान की पहचान है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मानिक जड़ा हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे दरबार की शान नहीं,